नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये मिंता देवी कौन है? शकुन रानी, गुरकीरत और आदित्य श्रीवास्तव जैसे महान और चर्चित मतदाताओं के नाम की कड़ी में मिंता देवी भी जुड़ गई हैं। 12 अगस्त को संसद परिसर में विपक्ष के कई नेता सफेद टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी टी शर्ट पर एक महिला की तस्वीर है, लिखा है मिंता देवी। मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि पहली बार वोटर बनने के फॉर्म में मिंता देवी का नाम है। फॉर्म 6 में 124 साल की महिला का नाम कैसे हो सकता है, जबकि दुनिया में इस उम्र का कोई भी जीवित नहीं है, ऐसा दावा किया गया है सोशल मीडिया में। मिंता देवी को लेकर सोशल मीडिया में कई दिनों से चर्चा चल रही थी। आज विपक्ष ने उनके नाम की टी शर्ट पहन ली। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वोटर लिस्ट को देखने का पूरा नजरिया बदल दिया है। वोटर लिस्ट को अभी तक बूथ एजेंट के हवाले कर दिया जाता था, उसी की संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन अब वोटर लिस्ट का मामला राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। एक एक नाम की खोज की जा रही है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के समय फॉर्म 17C की चर्चा चल पड़ी। पत्रकार पूनम अग्रवाल के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता भी फॉर्म 17C की मांग करने लगे। इससे पता चल जाता था कि एक बूथ पर कितने वोटर हैं और कुल कितने वोट डाले गए। नियम तो यह पहले से था चुनाव आयोग की किताबों में, लेकिन 17C को लेकर जागरूकता 24 के लोकसभा चुनाव में ही आई। इतनी चर्चा हुई कि तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त और इस धरा पर मौजूद महान शायर राजीव कुमार भी झुंझला गए। 17C मेरे ख्याल से आज के दिन पूरी कंट्री में 17C के बराबर तो दूसरा फॉर्म नहीं है जिसकी चर्चा हो सकती है। सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म वही है। यूपीएससी के बच्चों को, सारे एग्जाम वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए 17C क्या होता है। यह पैटर्न है और डिजाइन है। जब भी जनता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होती है, चुनाव आयोग इसी तरह का जवाब देने लग जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में SIR से लेकर राहुल गांधी के तमाम आरोपों के बाद भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कोर्ट में मामला तो अब आया है। कोर्ट में जाने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, मगर उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसके बाद भी वोटर लिस्ट का मामला रुका नहीं, बड़े स्तर पर लोगों के बीच पहुंच चुका है। शकुन रानी, गुरकीरत, आदित्य श्रीवास्तव का नाम राहुल गांधी ने लिया तो इनकी जांच होने लग गई। एक विधानसभा में 1 लाख वोटर के संदिग्ध होने का प्रमाण चुनाव आयोग के ही दस्तावेज से निकला है, लेकिन इस 1 लाख में से सिर्फ 3-4 नामों की चर्चा हो रही है। शकुन रानी एक केस स्टडी बन गई हैं कि कैसे इनके जरिए राहुल गांधी के दावों को गलत साबित किया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकर शकुन रानी से जुड़े इतने सारे तथ्य ले आए हैं कि यह कहानी खत्म नहीं हो रही। अब आपके सामने शकुन रानी और उनके पति वीरेंद्र कुमार के 3-3 वोटर आई कार्ड हैं। तो यह बात देश के सामने आनी चाहिए कि इन्हीं दोनों ने 3-3 जगहों पर वोट किया या इनके बदले कोई और वोट दे रहा था। शकुन रानी की कहानी 2 सवालों से शुरू होती है। पहला सवाल, उम्र 70 साल है, इस उम्र में उन्होंने फॉर्म 6 क्यों भरा? दूसरा सवाल, क्या इनके दोनों वोटर आईडी से वोट डाला गया है? फॉर्म 6 वही भरते हैं जो पहली बार वोट करते हैं। फॉर्म 6 के ऊपर साफ साफ लिखा है यह नए वोटर के लिए है। शकुन रानी की उम्र 70 साल है, उन्होंने फॉर्म 6 क्यों भरा? 70 साल की उम्र में शकुन रानी एक नहीं 2 फॉर्म 6 भरती हैं। पहला फॉर्म 13 सितंबर 2023 को बेंगलुरु में भरती हैं और दूसरा फॉर्म भी बेंगलुरु में 31 अक्टूबर 2023 को भरा जाता है। राहुल गांधी ने दोनों फॉर्म दिखाकर बताया कैसे दोनों फोटो में थोड़ा सा फर्क है। इसके अलावा एक जगह नाम शकुन और रानी अलग अलग कॉलम में लिखा है और दूसरी जगह एक साथ शकुन रानी लिखा है। राहुल ने BLA द्वारा टिक किए गए इलेक्टोरल रोल को दिखाते हुए यह भी बताया कि शकुन रानी की दोनों आईडी से 2 बार वोट किया गया है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा।
70 साल की हैं और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। तो हम यह तो नहीं जानते कि शकुन रानी ने खुद फॉर्म भरा या किसी और ने भर दिया, यह तो जांच का विषय है। मीडिया को लगा कि शकुन रानी का नाम यूं ही ले लिया गया है। इतना तो सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज दिए हैं उसी की मदद से शकुन रानी का डिटेल निकला है। शकुन रानी का नाम फॉर्म 6 के संदर्भ में आया है, अकेले उनका नाम नहीं आया है। ऐसे 33,692 वोटर हैं जिन्होंने केवल एक विधानसभा में फॉर्म 6 भरा है। क्या एक नाम की चेकिंग से काम हो जाएगा? कोशिश यही हो रही थी कि किसी तरह शकुन रानी पर राहुल गांधी के दावों को गलत साबित कर दिया जाए ताकि बाकी सवालों को भी दफन कर दिया जाए। आखिर शकुन रानी की कहानी को झुठलाने की कोशिश हो रही है, तो बाकी के 33,000 वोटर की कहानी को क्यों नहीं झुठला पा रहे हैं? एक विधानसभा में 33,000 पहली बार वोट डालने वाले नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। फॉर्म 6 के सवाल को गायब कर दिया गया है। इस फॉर्म में 33,000 से अधिक लोगों के नाम हैं। फिर से बता रहे हैं, इनकी पड़ताल क्यों नहीं हो रही है? 9 अगस्त को कर्नाटक के निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा कि जब शकुन रानी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा एक ही बार वोट किया है, 2 बार नहीं। यही नहीं, जिस कागज पर टिक लगा है उसे पोलिंग ऑफिसर ने जारी नहीं किया। अपने नोटिस में निर्वाचन अधिकारी ने राहुल से वह कागज मांगे हैं जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया है कि शकुन रानी या किसी और ने उनके नाम पर 2 बार वोट किया। निर्वाचन अधिकारी ने इसे प्राथमिक जांच कहा है। इस नोटिस में फॉर्म 6 से जुड़े किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। क्या यही आयोग की जांच हुई? इतनी बात तो न्यूज चैनल के पत्रकार को भेजकर भी प्रसारित किया जा सकता है, और कर भी रहे हैं। क्या सिर्फ शकुन रानी से बात कर लेना आयोग की प्राथमिक जांच है? आखिर जब एक वोटर की प्राथमिक जांच आयोग कर सकता है तो राहुल गांधी के फॉर्म 6 वाले सवालों की जांच के लिए 33,000 वोटर की क्यों नहीं जांच की गई और 1 लाख की क्यों नहीं की गई? बात केवल एक शकुन रानी की नहीं है, सबकी है, और उन सबकी जिनकी उम्र 70 से 98 साल के बीच है और जिन्होंने फॉर्म 6 भरे हैं। ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर, यंग वोटर। महादेवपुरा एक विधानसभा है। इस विधानसभा में 11,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर कैसे निकल आए? 40,000 से अधिक वोटर का पता फेक और संदिग्ध कैसे हो सकता है? क्या यह मामूली बात है? अगर एक विधानसभा में 1 लाख वोटर फर्जी होंगे तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर सभी क्षेत्रों में ऐसा है तो सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा कि आप इतने साल से कर क्या रहे थे? हर साल जब मतदाता सूची का समरी रिवीजन होता है तो उसके बाद भी इतनी गड़बड़ी कैसे निकल आई? इसका मतलब है चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट बनाने की पारदर्शी और पेशेवर व्यवस्था नहीं है। शकुन रानी के पास न्यूज चैनल के रिपोर्टर गए तो उन्होंने कहा उनके पास एक ही वोटर आई कार्ड है और वे एक ही जगह वोट डालती हैं। उनके इस जवाब से हंगामा मचाया गया। राहुल का दावा गलत निकला, लेकिन उनका जवाब पूरा नहीं था। उन्होंने कुछ और भी कहा।
कहा कि मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैंने एक ही बार वोट किया है। यह उन लोगों की प्रॉब्लम है कि दो कैसे हुए हमें नहीं पता, चाहे 4 बार वोट हुआ हो, इससे मुझे क्या, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। ये तो उनको पता होगा कि एक नाम से 3 या 4 वोट कैसे पड़ते हैं, ये तो वो जानते होंगे और वो ही वोट डलवा रहे थे। वो से शकुन रानी का मतलब है चुनाव आयोग से जो मतदान करवा रहा था। यही तो राहुल गांधी कहना चाहते हैं। 2 वोटर आई कार्ड कैसे बन गया? उन्होंने कहा यह जांच का विषय है कि शकुन रानी ने दोनों जगहों पर वोट किया या उनकी जगह पर किसी और ने वोट किया। आयोग को बताना चाहिए शकुन रानी की जानकारी के बिना उनके 2 आई कार्ड कैसे बन गए, फॉर्म 6 किसने भरे। शकुन रानी के बयान का यही मतलब है, अगर किसी और ने उनकी पहचान चुराकर वोट डाला है तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं। उनके पास तो एक ही कार्ड है। मीडिया को शकुन रानी से कुछ और सवाल पूछने चाहिए, जैसे क्या शकुन रानी ने खुद फॉर्म 6 भरा? क्या शकुन रानी ने खुद 2 बार फॉर्म 6 भरा? क्या शकुन रानी पहली बार वोट दे रही थी? यह सवाल अगर पूछा जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। आयोग की जांच से ज्यादा जांच तो लोगों ने सोशल मीडिया पर कर डाली है। शकुन रानी से जुड़ी जितनी जानकारी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, उससे ज्यादा ट्विटर पर खोज कर निकाल ली गई है। जैसे ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने खोज निकाला कि शकुन रानी का नाम असल में 2 बार नहीं 3 बार दिखाई देता है। निर्वाचन क्षेत्र महादेवपुरा में पार्ट नंबर 341 में 3 अलग अलग एपिक कार्ड से उनका नाम दिखाई देता है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम एपिक नंबर नहीं दिखा रहे, लेकिन साफ साफ देखा जा सकता है कि शकुन रानी की 3 एंट्री मौजूद है। तीनों में अलग अलग फोटो का इस्तेमाल हुआ है। जुबैर यह भी दिखाते हैं कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने दोनों आईडी को अपडेट कर दिया है। ध्यान से सुनिए, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन दोनों आईडी को अपडेट कर दिया है जो राहुल गांधी ने दिखाई थी, लेकिन उस तीसरी आईडी को अपडेट नहीं किया जो राहुल ने नहीं दिखाई, जिसका पता जुबैर ने लगाया। सवाल है कि यह तीसरी आईडी आयोग को खुद अपनी जांच में कैसे नहीं मिली? 11 अगस्त की देर शाम तक शकुन रानी के नाम पर बनी ये तीनों आईडी सक्रिय थी, इन्हें बंद क्यों नहीं किया गया? शकुन रानी के मामले में एक पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव गुप्ता ने हस्तक्षेप किया है एक्स पर। उनकी दलीलों को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। संजीव गुप्ता की बात का यही मतलब निकलता है कि शपथ पत्र मांगने के लिए राहुल गांधी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। 1985 बैच के रिटायर आईएएस अधिकारी संजीव गुप्ता ने एक्स पर लिखा है, कर्नाटका निर्वाचन अधिकारी को शकुन रानी की डिटेल को अपडेट करने से पहले अपनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए थी और जांच कर लेनी चाहिए थी। रूल 203B के तहत जांच के दौरान शपथ मांगने का काम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का है, ना कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी का। वो भी उसे अपने विवेक के अनुसार करना होता है। जब डेटा चुनाव आयोग का ही है तब शपथ लेने की जिद नहीं कर सकते। अगर किसी पार्टी के पोलिंग एजेंट का डेटा होता तब शपथ पत्र की मांग की जाती। फॉर्म 17A से ही पता चल जाएगा किसी मतदाता ने वोट किया है या नहीं। इस पर पीठासीन अधिकारी के दस्तखत होते हैं। यह आंकड़ा राहुल गांधी के पास नहीं हो सकता। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने टिक की हुई जो लिस्ट दिखाई है वो उनके अपने पोलिंग एजेंट की है, लेकिन वोट हुआ है या नहीं इसे सीसीटीवी से मैच किया जा सकता है, संजीव गुप्ता का कहना है। उनका यह भी कहना है फॉर्म 17A गोपनीय होता है, लेकिन तब भी उसे सार्वजनिक करना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज भी जारी करनी चाहिए। तो आपने देखा कि शकुन रानी की कहानी में कितने मोड़ आते जा रहे हैं। उनकी कहानी खत्म नहीं हो रही। उनके बारे में जब लोगों ने और भी छानबीन की तो पता चला उनके पति वीरेंद्र कुमार के नाम पर भी 3 वोटर आईडी दर्ज हैं। कर्नाटका के महादेवपुरा के अलावा उत्तर प्रदेश के इटावा की सिकंदरा विधानसभा में और बिहार में समस्तीपुर में उनका नाम देखा गया। आखिर उनके नाम से इटावा और समस्तीपुर में वोटर आई कार्ड कैसे बन गया? तीनों वोटर आई कार्ड में उनके पिता के नाम की स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या आयोग इसी तरह से मतदाता सूची तैयार करता है? देश को जानने का हक है कि अगर वीरेंद्र कुमार के नाम से 3 वोटर आईडी कार्ड हैं,
शकुन रानी के पास 3-3 आई कार्ड हैं, तो क्या तीनों अलग अलग जगहों पर वोट कर रहे हैं या कोई और है जो उनके बदले तीनों जगहों पर वोट कर रहा है? इन तीनों कार्ड से कब कब वोट किया गया, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से देनी चाहिए। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। बिहार में एसआईआर क्यों हुआ? इसी तर्क के आधार पर हुआ कि मतदाता सूची की सफाई करनी है, बहुत दिनों से नहीं हुई, कोई भी संदिग्ध नहीं बचेगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? चुनाव आयोग क्यों इस तरह से वोटर लिस्ट दे रहा है जिसे पढ़ने में मुश्किल हो? डिजिटल इंडिया का समय है, तो आप वोटर लिस्ट इस तरह से दीजिए कि कंप्यूटर में डालकर पढ़ा जा सके। ड्राफ्ट मतदाता सूची को गांव-गांव में, पंचायतों में लगा दीजिए ताकि हर आदमी जाकर देख ले। इसके बाद भी कुछ दीवाने पत्रकार हैं जो मेहनत कर रहे हैं और धांधली को पकड़ रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। आयुषीकार हर्षिता मनवानी और गायत्री सप्रू की इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि बिहार में एसआईआर के तहत जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई है उसमें 5000 वोटर यूपी के हैं। अकेले वाल्मीकि नगर में 1000 से अधिक वोटर यूपी के हैं। यूपी और बिहार इन दोनों जगहों पर एक ही डिटेल के साथ इनके नाम दर्ज है, हूबहू, और थोड़े बहुत बदलाव के साथ कुछ हजार और भी वोटर हैं जिनके नाम यूपी में भी मिलते हैं और बिहार में भी। क्या वाकई ऐसे लोगों का अस्तित्व है या फिर बोगस एंट्री है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सवाल पूछा है। एसआईआर का क्या फायदा हुआ कि ये सब नाम हटाए नहीं गए? जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने मांगा, तो जवाब क्यों नहीं दिया गया? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट सिर्फ इसलिए संभव हो पाई क्योंकि उन्होंने आयोग की स्कैन कॉपी को पढ़ने का एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। उसकी मदद से उन्होंने फौरन हजारों ऐसे वोटर देख लिए जिनकी हूबहू डिटेल बिहार और यूपी में दर्ज है। अब अगर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की क्षमता ना हो, समझ ना हो, फाइल के रूप को बदलना ना आता हो, तो गांव में बैठा मुखिया या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता पता ही नहीं कर पाएगा कि वोटर लिस्ट में क्या खेल हुआ है। इसलिए आयोग राहुल गांधी को इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट नहीं दे रहा है और बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल को इस तरह से बना दिया गया है कि अब कोई आसानी से नहीं पढ़ सकता। और इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गलती है, इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि चलिए मैं मानता हूं आप सही कह रहे हैं। इसी इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट के आधार पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, बीजेपी के 240 सांसद चुने गए हैं, देश के गृह मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। पूरा देश में एसआईआर करी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर एसआईआर होगा तो पूरा देश में होगा और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा, उसके बाद आप एसआईआर करिए। एसआईआर को लेकर सवाल उठ ही रहे थे कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का खेल पकड़ लिया। राहुल जिस तरह की चोरी बता रहे हैं उस तरह की गड़बड़ियां तो बिहार में आए दिन देखने को मिल रही हैं। क्या पता इसी तरह का खेल और जगहों पर हुआ हो। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने महाराष्ट्र के पालघर की मतदाता सूची से किसी सुषमा गुप्ता का डिटेल निकाला है। सुषमा गुप्ता का एपिक नंबर तो अलग अलग है, मगर उनकी तस्वीर 6 की 6 जगह एक है। पति का नाम और उम्र भी एक है। एक फोटो के साथ 6 वोटर
अलग अलग एपिक नंबर से कैसे बन सकता है। जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तब से अलग अलग संसदीय क्षेत्रों की फिर से चर्चा होने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी ने तो बेंगलुरु सेंट्रल की सीट का जिक्र किया, लेकिन वाराणसी, जयपुर, त्रिशूर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम अंतरों से जीते। किसी भी सिटिंग प्रधानमंत्री की इतने कम मार्जिन से जीत नहीं हुई थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह चार्ट बनाया है, इसमें देखा जा सकता है कि इंदिरा गांधी के 1977 के चुनाव और चंद्रशेखर के चुनाव को छोड़ दें तो 2024 में मोदी को बतौर एक रिटर्निंग प्रधानमंत्री सबसे कम मार्जिन से जीत मिली, मात्र 13.5%। वाराणसी और अयोध्या ये दो सीटें ऐसी थीं जिसमें बीजेपी ने कितना निवेश किया। इसके बाद भी वाराणसी में वोटर लिस्ट को लेकर तरह तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ रहे थे, किसी तरह चुनाव मैनेज हुआ। वाराणसी की सीट पर 40 में से 33 लोगों के नामांकन को रद्द किया गया। श्याम रंगीला का मामला भी उस वक्त काफी चर्चा में आया था। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। इसी तरह केरला कांग्रेस के हैंडल ने त्रिशूर की सीट को लेकर सवाल उठाया, जिससे 2024 में पहली बार बीजेपी का केरला में खाता खुलता है। सुरेश गोपी चुनाव जीत जाते हैं। केरला कांग्रेस के हैंडल से बताया गया है कि 2014 और 2019 के बीच 5 साल में 62,318 वोटों की वृद्धि हुई, लेकिन 2019 से 2024 के बीच इसी सीट पर 1,46,656 वोटों की वृद्धि होती है। पिछले 5 वर्षों के मुकाबले 2.5 गुना की वृद्धि। ऐसा होने से त्रिशूर केरला का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र बन गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया, क्या अचानक त्रिशूर की आबादी में विस्फोट हुआ है? दूसरे जिलों की तरह त्रिशूर में बड़े स्तर पर अन्य राज्यों से पलायन भी नहीं होता। चुनाव के दौरान कई जगह रिपोर्ट भी छपी कि कुछ ही महीने पहले बीजेपी ने बड़े पैमाने पर खाली घरों और अपार्टमेंट के पतों पर वोटर पंजीकरण करवाया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु में जो किया गया वही त्रिशूर में हुआ है। तो इसी तरह जयपुर का मामला घूम रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आदित्य गोस्वामी ने एक ट्वीट में जयपुर के लोकसभा चुनाव का उल्लेख किया है। गिनती के आखिरी राउंड तक जयपुर ग्रामीण की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चोपड़ा आगे चल रहे थे, लेकिन गिनती के बाद 4 घंटे तक नतीजे को रोक दिया गया और घोषणा नहीं की गई। आखिरी समय पर रिटर्निंग ऑफिसर ने 2,738 पोस्टल बैलेट खारिज कर दिए और बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह 1,618 वोटों से जीत गए। अनिल चोपड़ा की मांग के बावजूद उन्हें पोस्टल बैलेट नहीं दिखाए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा सिर्फ 1,225 पोस्टल बैलेट खारिज हुए हैं, लेकिन शाम में पता चला 2,738 बैलेट खारिज हुए। इस मामले में अनिल चोपड़ा राजस्थान हाईकोर्ट गए, याचिका दायर की और कोर्ट ने बीजेपी के सांसद, रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। ताजा स्थिति की जानकारी हमारे पास नहीं है। आप चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित किए गए इस फैक्ट चेक को देखिए, जिसमें राहुल गांधी के दावों का खंडन किया जा रहा है। लिखा है, लोकसभा चुनाव आज से 1 वर्ष से अधिक समय पूर्व संपन्न हुए। चुनाव परिणामों के विरुद्ध कुल 10 इलेक्शन पिटीशन दायर की गई, लेकिन इनमें से एक भी याचिका किसी भी हारे हुए कांग्रेस के उम्मीदवार द्वारा दायर नहीं की गई। इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। एक एक सवाल पर विस्तार से जवाब देना चाहिए, प्रमाण रखने चाहिए। इससे पहले वोटर लिस्ट का डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को दे देना चाहिए, ताकि राजनीतिक दल भी चेक कर सकें। वोट चोरी का मामला लोकतंत्र के प्रति मीडिया के यकीन का इम्तहान ले रहा है। वोट चोरी को लेकर ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो या अखबारों का संपादकीय, लोग नोट कर रहे हैं रिपोर्टिंग क्यों बंद है, अखबारों में संपादकीय क्यों बंद है। क्या लोकतंत्र की हत्या में गोदी मीडिया भी शामिल हो सकता है? इसी देश में अंग्रेजों की हुकूमत से लड़ने के लिए अखबार निकाले गए, खबर लिखकर लोग काला पानी की सजा भुगतने गए, लेकिन सच को सच की तरह लिखा। और इसी देश के अखबार और चैनल भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या में शामिल हैं, और आप भी देख रहे हैं।
इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।